बहुत बहुत स्वागत आपका। क्योंकि जब बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की होती है तो आपको और हमको लगता है कि वो युवा संगठन, ऐसा संगठन जो ज़मीन पर छात्रों की, कार्यकर्ताओं की, विद्यार्थियों की बात उठाता है। और चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बैठे हैं और रीवा की धरा से अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं तो आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत ज़रूर होना चाहिए। अगर हम संघ पृष्ठभूमि और भारतीय जनता पार्टी को देखें तो एबीवीपी सबसे युवा संगठन, और अब तो भारतीय जनता पार्टी युवा होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को 45 वर्ष का युवा का चयन किया गया है। इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? फिर मैं संगठन पर आता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और उन्होंने किया है तो बहुत ही सोच विचार के किया होगा, उसका स्वागत होना चाहिए, हो ही रहा है। विद्यार्थी परिषद संगठन के नाते उस प्रक्रिया पर, उस पर डिसीजन पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक युवा, एक अच्छे व्यक्ति को मौका मिला है तो इसके लिए शुभकामनाएं। जी, अब चूंकि जब हम एबीवीपी या फिर एनएसयूआई की बात करते हैं तो हर किसी युवा के जहन में आता है कि मध्य प्रदेश, अब चूंकि अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से गए और इतने बड़े संगठन को संभाल रहे हैं, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जो छात्र संघ चुनाव गए, मैं सीधे इस मुद्दे पर ही आ जाता हूँ, तो जो छात्र संघ चुनाव गए उनकी बहुत लंबे समय से दरकार मध्य प्रदेश में गए। अब तो मध्य प्रदेश के मुखिया भी एबीवीपी से पहुंचे हुए हैं और वो भी आज प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के आप लोग मांग नहीं करते हैं? वैसे विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो छात्र नेतृत्व है वो कैंपस से निकलता है और इसलिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और लगातार विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की है, क्योंकि हम अगर देश भर में देखें और अगर हम अपने विभिन्न क्षेत्र में भी देखें तो जो लीडरशिप निकली है वो लीडरशिप कॉलेज कैंपस से छात्र संघ के माध्यम से निकली है। तो एक नेचुरल लीडरशिप जो निकलती है वो छात्र संघ से निकलती है और विद्यार्थी परिषद की हमेशा ये मांग रही है। इस बार भी विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रदेश अधिवेशन में ये प्रस्ताव भी पारित किया है और उच्च शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले थे कि छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। और विद्यार्थी परिषद का मत है, सरकार से आग्रह है और यहाँ तक ये है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो एक तरह से लीडरशिप का जो एक फ्लो होता है वो बाधित होता है। तो क्या कोई आश्वासन मिला आपको? ये आश्वासन मिला है कि इस साल छात्र संघ चुनाव होंगे। मतलब ये बड़ी बात है कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल होंगे। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं जिसकी बहुत लंबे समय से दरकार थी। आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोगों के बीच से कोई नेता, विधायक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर बार अधिवेशन होता है, आप राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन क्या धरातल पर नजर आते हैं वो? देखिए, प्रस्ताव हर अधिवेशन में पारित होते हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि जो भी आज देश समाज के लिए समसामयिक विषय है वो युवा पीढ़ी के सामने जाए, छात्र उससे कनेक्ट हो और उसमें उसका ओपिनियन बने। विद्यार्थी परिषद संगठन के नाते एक प्रस्ताव तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और सस्ती सुलभ शिक्षा के बारे में हमेशा विद्यार्थी परिषद ने पारित किया। और एक प्रस्ताव जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कोई भी क्षेत्र हो लेकिन जो समाज के लिए हितकर है, ऐसे विषयों का आग्रह उस प्रस्ताव में रहता है। और कई ऐसे हम ये कह सकते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, उसके मेरे को याद है कि लंबे समय से विद्यार्थी परिषद में काम करते करते हर दूसरे साल एक प्रस्ताव होता था शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सब बातें आ गई और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले उसको लागू किया। अब एक बात जरूर है कि उस नीति को लागू करने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना टीचर, प्रोफेसर, फैकल्टी चाहिए, अभी उसकी कमी है, इसलिए वो उसकी गति उतनी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये ट्रांजिशन फेज में है, हमको लगता है कि 2-4 साल के अंदर ही उसका पूरा इम्पैक्ट दिखेगा। और एक बार छात्रों को पढ़ने का जो फ्रीनेस है, सब्जेक्ट को चुनाव का फ्रीनेस है, जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा है, स्किल बेस्ड शिक्षा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शिक्षा है, इस दिशा में नया सिलेबस भी बन गया है
और अच्छी बात यह है कि स्कूल एजुकेशन में भी 12वीं तक का तो पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के माध्यम से कंप्लीट हो गया, तो इस दिशा में एक अच्छा विकास होने की नहीं, संभावना आप राष्ट्रीय शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा सा अलग जाऊंगा। हम कि पाठ्यक्रम और स्कूली और कॉलेज की शिक्षा से इतर अगर हम नैतिक शिक्षा का जिक्र करें, तो क्या ये विद्यार्थी परिषद को नहीं लगता कि उस दिशा में भी हमें काम करना होगा? क्योंकि आज का युवा भटक रहा है, और चूंकि आप जैसा व्यक्तित्व अगर हमारे बीच मंच पर मौजूद है, इतना बड़ा संगठन अगर देश में चल रहा है, तो उस दिशा में भी काम करना होगा। देखिए, हम लोग हमेशा, हमको याद है हमारा एक गीत था, उसकी एक लाइन में याद दिलाता हूँ। गीत की एक लाइन ये था कि शिक्षा क्या सुर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रयास हुआ है कि जो भारत केंद्रित शिक्षा, इंडो सेंट्रिक एजुकेशन, और भारत केंद्रित शिक्षा में विषय यही है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान है, भारतीय परंपरागत ज्ञान है, उसको भी नई पीढ़ी को पता चले। चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र का ज्ञान रहा हो, चाहे वो आयुर्वेद क्षेत्र का ज्ञान रहा हो, चाहे संगीत का ज्ञान रहा हो, चाहे विज्ञान के अन्य क्षेत्र में ज्ञान रहा हो, वो ज्ञान तो वेद के समय, वेद युग से आगे बढ़ रहा है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारत वो देश है, और हमारी युवा पीढ़ी को ये सब गौरव है कि जिसने दुनिया को विश्वविद्यालय की संकल्पना दी, और पहला विश्वविद्यालय भारत में ही बना। और उसमें भी विश्व के कई देशों से लोग भारत पढ़ने आते थे। एक कैंपस में 10-10 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे, और ऐसा रिसर्च होता था कि हम एक पुराने उसमें पढ़ रहे थे कि जब कोई प्रवेश करने के लिए छात्र जाता था, तो जो गेट में व्यक्ति रहते थे, पहला टेस्ट वही ले लेते थे, किसी भी विषय का हो, और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही वो अगले टेस्ट के लिए जाता था। तो इतनी योग्यता और इस प्रकार की बात थी। एक रेफरेंस और मैं उसमें जोड़ता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था, उसमें इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था। और उस समय बख्तियार खिलजी जब एक लंबे समय बीमार हुए, तो उनके जो हकीम थे, उन्होंने वैद्य जी लोगों से संपर्क किया। तो वैद्य जी ने कहा कि हमारी दी हुई दवाई तो खाएंगे नहीं, तो आप ऐसा करिए कि मैं एक पुस्तक देता हूँ, उसको उनको कहिए 4 बार पढ़ना है। तो वो पुस्तक को 4 बार पढ़ते थे। तो एक स्वभाव रहता है आदमी का कि पुस्तक पढ़ेगा तो थोड़ा जीभ में लगाएगा, एक स्वभाव है ये। तो 1 हफ्ते के अंदर ही उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, और 10 दिन के अंदर वो चमत्कार हो गया जो 6 महीने की बीमारी थी। तो उन्होंने बुलाया कि ये बताओ ये कैसे हो गया। तो बाद में उन्होंने सही बताया कि ये आपने यहाँ के जो वैद्य है विश्वविद्यालय के, उनसे हमने संपर्क किया था, और आप चूंकि उनका दवा आप ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये तरीका बताया, और उससे आप ठीक हुए। तो अब देखिए, हम बस थोड़ा सा संक्षिप्त, तो उनको ये लग रहा था कि उसमें धन्यवाद देना चाहिए, बजाय इसके उनको लगा अरे इतना बड़ा ज्ञान, ऐसा विज्ञान है, ऐसी दवा है, तो वो कहाँ से ज्ञान आया? नालंदा से आया, तो उसको आग लगा दो। तो ऐसा भी एक आक्रमण हुआ है। तो ऐसी सब बातों को भी युवा पीढ़ी को पता चले। बिल्कुल। इस संक्षेप में हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई बातें हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा को भी नई पीढ़ी को पता चले उस पर, ताकि स्वाभिमान कर सके, इसके लिए उसमें प्रयास किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालकर हमारे बीच आने के लिए। क्योंकि सेशन तो हम बहुत लंबा करना चाहते थे, लेकिन वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच पहुंचने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। के जो संपन्न किया है, उस के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए रघुराज किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एबीवीपी। और जिस तरीके की बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की है, कहा है शिक्षा क्या सुर साध सकेगी